सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और उस सेशन में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सब डिस्कस किए थे। आज हम सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लेंगे और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस परिघटना की खोज किसने की? तो देखो, सबसे पहले तो याद रखना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना, इसको कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो एक तो क्वेश्चन से ही आपका एक नया क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आपके सिलेबस का टॉपिक यही है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पहली बात तो। उसके बाद देखो, ये सबसे पहले इस परिघटना की खोज किसने की? तो ये की थी ओरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। उन्होंने क्या किया था, बेसिकली एक कोई कंडक्टिंग वायर था, चालक कोई तार था, उसमें करंट का फ्लो हो रहा था, धारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने गलती से कंपास रख दिया था पास में, और उस कंपास में फिर डिफ्लेक्शन आया, और वहीं से फिर इनको पता चला कि भाई करंट कैरिंग वायर या प्रवाहित, अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी वजह से एक क्षेत्र पैदा होता है जिसे बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहा जाए, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र, और ये कैसी राशि होती है? ध्यान रखेंगे, सदिश राशि होती है, सदिश राशि, ये याद रखिए। साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखेंगे, तो मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ये भी एक साइंटिस्ट ही थे। तो ये अपने को यहां से चीजें ध्यान रखती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्म के संबंध में असत्य कथन चुनी। तो सबसे पहले अपन चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में अपन देखो, एक तो जानते हैं, एक तो अपन जानते हैं कि मैग्नेट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। दूसरा भी अपन ने देख लिया कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो भी आपका क्या पैदा होता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई बार मैग्नेट बनाऊं, ये अपना कोई बार मैग्नेट है। इसमें देखो, बार मैग्नेट में एक आपका नॉर्थ पोल होता है और एक आप क्या होता है? साउथ पोल होता है। अब देखो, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या होती है? नॉर्थ पोल से तो निकलती हैं और साउथ पोल पे क्या होती हैं? खत्म होती हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। पहली बात तो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी? साउथ पोल पे जाएंगी, बाहर। और अंदर कहाँ चलती हैं? साउथ से नॉर्थ की ओर। खास बात याद रखनी होगी, पहली बात तो कहाँ से निकलेंगी? नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे खत्म होंगी। दूसरी क्या बात, और अंदर कहाँ होंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ होंगी। दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा अपने को, पहली बात तो नॉर्थ से निकली, दूसरी बात अपने को ये याद रखनी है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं, ये बंद लूप बनाती हैं। कैसा बंद लूप बनाती हैं? बंद लूप, या बंद पथ, या बंद लूप बनाती हैं। ये याद रखना है। तीसरा अपने को ये याद रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। एक बात याद रखनी है, प्रतिच्छेद नहीं करती चुंबकीय बल रेखाएं। तीसरी बात ये हो गई। उसके साथ अपने को, हाँ, ये मुख्य बातें अपने को याद रखनी है। तीन चार इंपोर्टेंट यही है आपके लिए। प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये वाली इंपोर्टेंट, लूप बनाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे खत्म होती हैं, और अंदर साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ पे खत्म होती है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है, वे चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या, वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये भी बिल्कुल सही बात है। वे चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा क्या बोल रहा है, वे खुले वक्र बनाती हैं। खुले वक्र नहीं बनाती, कैसे बनाती हैं? बंद वक्र। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य कथन। असत्य कथन मतलब अपना डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने क्वेश्चन में पूछा है। अच्छा, यहाँ से एक दो खास बात आपको और बता देता हूँ। अपन जानते हैं मैग्नेट में जब मैग्नेट के नॉर्थ के पास नॉर्थ पोल लाते हैं अपन, जैसे मान लो ये कोई मैग्नेट अपने पास और एक कोई दूसरा मैग्नेट है, और ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, और एक दूसरा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। ये अपन जानते हैं जब सेम पोल होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? ये प्रतिकर्षित
और यही अगर अपोजिट पोल होते तो एक दूसरे को क्या करते, आकर्षित करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसे देखें जैसे मान लो कि ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल और ये आप साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित आकर्षित करती है। ये एक अपने को खास बात याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चालक से दूरी r पर किस प्रकार निर्भर करती है, ये अपने से पूछा है। तो देखो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। देखो जैसे मान लो कि अपने पास कोई चालक है, कोई चालक तार है ऐसे 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 मान लो अपने पास कोई चालक तार है, चालक तार, इसमें मान लो कि धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है आई, और मान लो कि इससे अपने को आर दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। थोड़ा सा अपने को दो तीन चीजें याद रखनी है इसमें। चुंबकीय क्षेत्र, आर दूरी पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो बेसिकली धारा के तो समानुपाती होगा। एक बात तो ये ना, ये आपके एनसीईआरटी में 10th क्लास में दे रखा है, इसलिए थोड़ी सी चीजें याद रखनी होंगी आपको। एक तो धारा के तो समानुपाती होगा और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये दो चीजें याद रखनी है। दूरी का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होगा, अगर धारा को आप बढ़ाओगे, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप धारा को बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ेगा, पहली बात। और अगर आप तार से दूरी बढ़ाओगे, मतलब तार से जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो घटेगी। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए आपको सिंपल याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है इसमें बेसिकली, चुंबकीय क्षेत्र जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही है उसके चारों तरफ सर्कुलर लूप बनाती है। अब सर्कुलर कैसे होगा, ऐसे आपका सर्कुलर लूप बनाएगी, है ना। अब दिशा कैसी होगी, सर्कुलर लूप तो बनाना है, तो करंट के हिसाब से राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है इसका। अगर करंट ऊपर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन आएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे मान लो यही वायर अगर उल्टा होता, इस वायर में मान लो करंट ऐसे बह रही है नीचे की तरफ, तो फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, अगेन लूप तो वही बनता है सर्कुलर चारों तरफ, पर इस बार डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इस बार डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। राइट हैंड थंब रूल से अपन जानते हैं क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। मैग्नीट्यूड अपने को पता है करंट के समानुपाती होगा और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और दिशा अपन इजीली राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि चुंबकीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी नियम से निकल जाती है, तो याद रखना राइट हैंड थंब रूल। अभी अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आर दूरी पर किस पर निर्भर करता है, दूरी की तो क्या होता है, अभी अभी अपन देखा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर करंट का भी पूछ ले तो बताना समानुपाती होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी सीधे धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। देखो अभी अपन ने बात की तो कौन सा होगा आपका, राइट हैंड थंब रूल याद रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, राइट हैंड थंब रूल हो जाएगा। डायरेक्शन मैंने आपको अभी बताई दी राइट हैंड थंब रूल से। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें निकालने का तरीका क्या होता है, आपका जो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का जो थंब है यानी अंगूठा है, जो आपका अंगूठा है वो तो किसकी दिशा में होगा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। और जो आपकी अंगुलियां होंगी, आपकी जो क्या होंगी, अंगुलियां होंगी, वो जिधर मुड़ेंगी वो किसकी दिशा होगी, वो होगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की। वो किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये राइट हैंड थंब रूल कहता है। तो ये भी कह सकता है कि राइट हैंड थंब रूल में अंगुलियां किसको बताती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को। अंगूठा किसका बताता है, धारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो पहली बात तो देखो आपको पता होना चाहिए परिनालिका क्या होती है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, परिनालिका क्या होती है, कोई सिलेंड्रिकल शेप, मतलब बेलनाकार आकार की कोई प्लास्टिक की पाइप होती है। ऐसे अपन ले लेते हैं बेलनाकार कोई प्लास्टिक की पाइप ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और इस पे अपन क्या करते हैं, तार को लपेट देते हैं ऐसे, ऐसे तार को इसके ऊपर वायरिंग कर देते हैं, ऐसे लपेट देते हैं। ऐसे सिस्टम को पूरे को मिला के, इस पूरे सिस्टम को मिला के क्या बोला जाता है, परिनालिका। इसको बोला जाता है परिनालिका। सिंपल है एकदम।
एक प्लास्टिक की कोई भी पाइप लेनी है आपको सिंपल, और उस पर वायरिंग कर दो, है ना, वायर लपेट दो चारों तरफ, है ना। तो वो हो जाएगी परिनालिका। अब इसमें क्या होगी, जैसे मान लो कि ऐसी करंट फ्लो होगी, इसमें इसमें करंट फ्लो होगी तो इसके चारों तरफ और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और वो चुंबकीय क्षेत्र ठीक वैसा ही होगा जो किसकी वजह से होता है, आपकी बार मैग्नेट की वजह से होता है। बार मैग्नेट या इसी को बोलते हैं दंड चुंबक। ये डिटो दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसका मतलब इसकी चुंबकीय बल रेखाओं का डायरेक्ट डायग्राम वैसा ही बनेगा जैसा किसका बनता है, दंड चुंबक का। और अपन जानते हैं दंड चुंबक के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो इसमें करंट ऐसे बह रही है, आपका ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इधर, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, और ये आपका हो जाएगा साउथ पोल। तो अपन जानते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी अंदर तो कहाँ चलती है, साउथ से नॉर्थ ऐसे। और अपन जानते हैं अंदर कैसी होता है, एक समान होता है। जो आपकी बार मैग्नेट या दंड चुंबक है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी एक समान होगा। परिनालिका में आपको याद रखना, परिनालिका डिट्टो किसकी तरह व्यवहार करती है, बार मैग्नेट की तरह, वैसा ही डायग्राम बनता है। तो जाहिर सी बात है, तो अपने से पूछा भीतर का साफ होता क्या होता, शून्य तो नहीं होगा, सिरों की ओर घटता नहीं, सभी बिंदुओं पर एक समान। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। सभी बिंदुओं पर क्या होता है आपका, एक समान होता है। ये अपने को खास बात याद रखनी है परिनालिका के अंदर। परिनालिका मतलब दंड चुंबक, ऐसा याद रखो आप, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा में कई बार कंफ्यूजन रहता है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। यांत्रिक ऊर्जा कैसे पकड़ोगे, आपकी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। देखो विद्युत ऊर्जा अपने को समझ आता है कि विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी मिल रही है वो विद्युत ऊर्जा, है ना। प्रकाश से जो ऊर्जा मिल रही है वो प्रकाशीय ऊर्जा, है ना, ये तो अपने को समझ आता है। यांत्रिक ऊर्जा में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा में याद रखो, यांत्रिक ऊर्जा वहां होती है जहां आपकी शाफ्ट घूमती है। शाफ्ट देखिए आपने, है ना, जहां आपकी क्या घूमती है, शाफ्ट। जहां जहां शाफ्ट घूमती है वहां आपकी कौन सी एनर्जी होती है, हाँ कौन सी ऊर्जा होती है आपकी, यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब आप कैसे बोलोगे शाफ्ट कहाँ कहाँ घूमती है, जैसे अपन देखते हैं अपना जो जो होती है पानी की मोटर, है ना, जितनी भी मोटर है अपने पास, पानी की मोटर होगी उसमें शाफ्ट घूमती है। अपना पंखा हो गया उसमें क्या घूमती है आपकी, शाफ्ट घूमती है। ऐसे अपनी आटा चक्की है उसमें भी क्या लगी होती है, मोटर लगी होती है, उसमें भी शाफ्ट घूमती है। तो जहां जहां शाफ्ट घूमती है वहां वहां कौन सा कार्य होता है हमेशा, यांत्रिक कार्य या यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो अब आपको देखना है कि जहां शाफ्ट घूमती है वहां यांत्रिक ऊर्जा है। अब लॉजिकली देखो, जैसे मान लो कि पंखा है, जैसे आपका पंखा है, तो पंखे में अपन इनपुट में क्या देते हैं, जैसे आपका पंखा है, ये आपका मान लो पंखा है, पंखा वो पीछे से अपन क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिसिटी से अपन कौन सी ऊर्जा देते हैं, विद्युत आपकी ऊर्जा देते हैं। अच्छा विद्युत ऊर्जा जब पंखे को देते हैं तो पंखा घूमता है, मतलब कौन सी ऊर्जा बनती है, फिर यांत्रिक ऊर्जा बनती है, यांत्रिक ऊर्जा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, विद्युत ऊर्जा को पंखा किसको किस में बदल रहा है, पंखा आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। ऐसे ही मान लो आपको अब बल्ब है, ऐसे ही मान लो आपका क्या है, मान लो बल्ब है, तो बल्ब को पीछे से कौन सी ऊर्जा मिलती है, विद्युत ऊर्जा। और फिर ये क्या करता है, ग्लो करता है, मतलब जलता है, ग्लो करके फिर ये कौन सी देता है अपने को, प्रकाशीय ऊर्जा। तो ये कौन सी ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा। तो बल्ब किसको किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। ऐसे ही आपका पंखा किसको किस में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में। पंखे में भी एक तरह की मोटर ही लगी होती है, तो जहां जहां मोटर होती है वो किसको बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो यही पूछ रहा आपको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, जनित्र नहीं बदलेगा। तो आंसर कौन सा आएगा, बी, मोटर। मोटर किसको किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, बाकी चीजों पे भी डिस्कस करने। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा की दिशा को मेजर करता है। विद्युत चुंबक क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। विद्युत जनित्र क्या होता है, विद्युत जनित्र इसका ठीक उल्टा होता है, मोटर का उल्टा विद्युत जनित्र होता है। विद्युत जनित्र बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे इसको अपन आगे और डिस्कस कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त है। अब देखो ये भी इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। जब भी अपन क्या करेंगे, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा जिसको बोलते हैं चुंबकीय बल। पहले चुंबकीय बल की बात कर लेते हैं, होता क्या है चुंबकीय बल। और इसका जो अधिकतम बल होता है, अधिकतम मान होता है, मैक्सिमम, वो होता है आई एल बी,
अधिकतम मान क्या होता है ILB। अब आपसे अगेन फॉर्मूला तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में, पर ये पूछ सकते हैं कि धारा बढ़ाने पर बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाओगे तार की तो भी बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा। तो आई तो क्या है, धारा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे धारा, और एल क्या है, आपकी तार की लंबाई, एल क्या है तार की लंबाई, और बी अपन जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आपका हो जाएगा क्षेत्र। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगेन फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, पर ये आपकी पूछ सकते हैं कि कैसे निर्भर कर रहा है। आई बढ़ा दियो तो बल बढ़ गया, एल बढ़ा दिया तो भी बल बढ़ जाएगा, बी बढ़ा दिया तो भी बल आपका बढ़ जाएगा। पहली बात तो मैक्सिमम होता है। एक चीज आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम होगा तब क्या होगा, तो जब मैक्सिमम होगा तब आपकी एक चीज और खास याद रखनी है, मैक्सिमम वाले केस में जो आपकी धारा होगी, धारा होगी वो लंबवत होगी किसके, चुंबकीय क्षेत्र की। मतलब धारा चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत प्रवाहित होगी। एक बात अपने को याद रखनी है। अब बात आती है कि डायरेक्शन निकालते कौन से रूल से, तो कौन से नियम से निकालते हैं ये आपके निकालते हैं बेसिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। कौन से निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ऑप्शन अपना ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये लोग कहता क्या है, इसको थोड़ी बार बता देते हैं हम। देखो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है, ये कहता है बाएं हाथ का नियम, जो क्या कहता है, इसका उद्देश्य क्या है, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निकालना। धारावाही चालक पे नियम बताता क्या, इसमें देखो तर्जनी, तर्जनी किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, बी को बताएगी। मध्यमा क्या बताएगी, विद्युत धारा मतलब आई को बताएगी। और अंगूठा फिर क्या बताएगा, चालक पे बल मतलब किसके बारे में बताएगा, एफ के बारे में बताएगा। तो याद रखना है अपने को, ये थोड़ा सा ये भी पूछ लेंगे। तर्जनी बी को बताएगी, मध्यमा करंट को बताएगी, और अंगूठा किसको बताएगा, बल के बारे में बताएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना की खोज किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी माइकलसन फेराडे ने। अब बात देखो आ जाती है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये होता क्या है, ये बेसिकली होता है फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, फ्लक्स में परिवर्तन, थोड़ा सा इतना तो याद रखेंगे आप, परिवर्तन के कारण धारा का प्रेरित होना या धारा का उत्पन्न होना, प्रेरित होना क्या कहलाता है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, माइकलसन फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या आती है, आपकी धारा प्रेरित हो जाती है। तो देखो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, चुंबकीय प्रेरण के बारे में। देखो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, माइकलसन फेराडे ने की थी। ये देखो, और सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित धारा, ना चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं अपन, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है ना। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर फ्लक्स होगा, फ्लक्स में परिवर्तन, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो फ्लक्स भी परिवर्तित हो जाएगा। बात एक ही है, दोनों याद रख सकते हो आप। तो यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अच्छा, प्रेरित धारा उत्पन्न करने के तरीके क्या हो सकते हैं, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति करा के, या फिर कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके। एक तो तरीका है कि कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को बदलो सीधा, तो फ्लक्स बदल जाएगा। दूसरा ये भी होता है कि अपन क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली से गति, कुंडली को जब गति करवाएंगे तो भी फ्लक्स आपका क्या होगा, परिवर्तित होगा। अब देखो फ्लेमिंग का जो आपका कौन सा नियम, अच्छा इसकी दिशा किससे निकाली जाती है, तो इसकी दिशा किससे निकालेगी, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, किसी चालक पर अगर बल निकालना है, बल की दिशा निकालनी है, तो निकालेंगे फ्लेमिंग का आपका लेफ्ट हैंड रूल काम आएगा। और अगर फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा आ रही है तो उस धारा की अगर दिशा निकालनी है तो फ्लेमिंग का कौन सा रूल काम आएगा, फिर राइट हैंड रूल काम आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका उद्देश्य क्या है, चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना। बिल्कुल, इसमें देखो, इसमें तर्जनी तो किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। अंगूठा बताएगा आपको चालक की गति, मतलब किस दिशा में वो गति कर रहा है, गति को बताएगा। और मध्यमा क्या बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा, मतलब किसकी दिशा बताएगी, करंट की दिशा बताएगी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे ना। इसमें एक दो ही तीन चीजें याद रखनी है। एक तो फ्लेमिंग का रूल, ये यहाँ वाली चीज आपको नहीं भी याद रखो तो चल जाएगा। फ्लेमिंग फ्लेमिंग का कौन सा नियम काम में आता है वो, और वो बताता क्या वो, और साथ ही साथ आता किसकी वजह से, तो फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से। तीन चीजें खास अपन याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखो, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये अपन जानते हैं किस पे करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे।
ना। आपका विद्युत जनित्र क्या होता है? बेसिकली ये जनित्र अपन रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, ब्याह शादियों में घर पे लगाते हैं अपन, तो देखते होंगे उसमें क्या होता है बेसिकली। विद्युत जनित्र में क्या होता है, अपने को कौन सी ऊर्जा मिलती है विद्युत जनित्र से? विद्युत जनित्र से कौन सी ऊर्जा मिलती है अपने को? विद्युत ऊर्जा मिलती है, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा तभी मिलेगी ना जब विद्युत इंड्यूस होगी, यानी प्रेरित होगी। और प्रेरित किस में होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार। तो विद्युत जनित्र से अपने को बनती है विद्युत ऊर्जा। अच्छा, एक खास बात है और याद रखनी है, विद्युत जनित्र में आपने देखा होगा, विद्युत जनित्र में क्या घूमता है? शाफ्ट घूमती है, आपने देखा होगा। शाफ्ट का मतलब क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो जनित्र किसको किसमें बदलता है? ये आपका हो गया जनित्र। जनित्र में क्या घूमती है? शाफ्ट। तो मिलता क्या आपको? विद्युत ऊर्जा। तो देखो, यांत्रिक ऊर्जा से मिलती है विद्युत ऊर्जा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आप बोलोगे विद्युत जनित्र के द्वारा। और इसका उल्टा अपने पीछे पड़ा विद्युत मोटर, वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ना। तो ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, विद्युत जनित्र के बारे में थोड़ा बेसिक जान लो आप। तो देखो, विद्युत जनित्र में क्या क्या कह रहा है? विद्युत जनित्र कार्य क्या है? यह है कार्य, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बिल्कुल ठीक है। सिद्धांत, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ठीक है। अब अपने पास जनित्र भी दो टाइप के होते हैं, एसी जनित्र होता है और एक कौन सा होता है? डीसी जनित्र होता है। एसी जनित्र से अपने को क्या मिलेगा? एसी मिलेगा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा मिलेगी। डीसी जनित्र से अपने को क्या मिलेगा? दिश धारा मिलेगी। इतना याद रखना आपको। अब बात आती है कि सर प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा होती क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा में याद रखना, ऐसी धारा जो निश्चित समय अंतराल बाद अपनी दिशा को बदले। दिशा को बदलने वाली धारा कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा। और अपने घरों में यही आती है, प्रत्यावर्ती धारा ही अपने क्या आती है? घरों में आती है। दिश धारा क्या होती है? वह धारा जो समय जो सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित है, जिसकी दिशा ना बदले। साथ ही साथ एक चीज आप ये भी याद रखेंगे, भारत में एसी की आवृत्ति कितनी होती है आपकी? 50 हर्ट्ज। याद रखेंगे 50 हर्ट्ज आती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि एक सेकंड में डायरेक्शन कितनी बार बदलती है? 50 बार बदलती है ना। ये ध्यान रखने का। और अपने घरों में यही आती है 50 हर्ट्ज। ये भी पूछा जा सकता है। 220 वोल्ट आता है अपने पास घरों में, और 50 हर्ट्ज आवृत्ति आती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग किया जाता है? तभी अभी अपन देखा। कौन सा होगा? फ्लेमिंग का राइट होगा कि लेफ्ट? याद रखेंगे राइट हैंड होगा। राइट हैंड थंब नहीं, राइट हैंड थंब रूल नहीं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये होगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। करेक्ट बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैंने आपको बताया था। भारतीय घरों में आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो याद रखेंगे 50 हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट है। घरों में कितनी आती है? 50 हर्ट्ज आवृत्ति आती है। और 50 हर्ट्ज का मतलब अभी मैंने आपको बताया, इसमें धारा की दिशा एक सेकंड में कितनी बार बदलती है? 50 बार। या फिर आप ये समझ सकते हो कि आपके जब घर में बल्ब है, वो एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। आप ऐसे समझ सकते हो। इसका मतलब ये होता है। पर चूंकि इतना जल्दी होता है, इसलिए अपन रोजमर्रा के जीवन को इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। 50 हर्ट्ज। और कितना वोल्ट आता है? 220 वोल्ट आता है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, इसमें थोड़ा सा घरेलू परिपथ से का संबंध, ऐसे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपको जो एनसीईआरटी में जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो चैप्टर है, उसमें ये भी दे रखा। डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, पर पूछा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से नो डाउट क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, एक तो अपन जानते हैं, देखो घर में 3 तरह के तार अपन यूज करते हैं पावर सप्लाई में, है ना। तो उसमें एक तो होता है आपका जो लाइव तार होता है या विद्युत वाला तार होता है, उसका कलर होता है लाल। पूछ सकते हैं, कोई खास बात नहीं। एक होता है आपका उदासीन नेचुरल, नेचुरल वो क्या होता है? न्यूट्रल, सॉरी, उदासीन तार न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसा होता है आपका? काला। उसके बाद एक आता है भू संपर्क तार या अर्थ वाला तार, वो होता है आपका हरा। अभी भू संपर्क तार क्या होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। भू संपर्क तार आपका वो होता है, जैसे आपने देखा होगा घरों पे कूलर वगैरह, एसी वगैरह में जो वायर होते हैं, जो आपकी प्लग में जब लगाते हैं, तो उसमें 3 पिन होती हैं, है ना। उसमें 2 ही मुख्य तरह से काम की होती हैं। तीसरी वाली जो मोटी वाली पिन होती है, वो वाली क्या होती है बेसिकली? उसी को बोला जाता है भू संपर्क तार। उसका काम देखो क्या होता है, उसका सिंपल सिंपल काम है। उससे कोई पावर सप्लाई नहीं आ रही होती है। उसका काम ये होता है कि जैसे मान लो कि आपका कूलर वगैरह है,
उसमें मान लो बाहर से कोई आवेश आ गया उसकी बॉडी पर, मतलब उसके आवरण पर, तो होता क्या है, ये तीसरा तार जो होता है उसके जरिए वो जो आपका एक्स्ट्रा आवेश सरफेस पे आया है वो क्या चला जाता है, तार के जरिए ग्राउंड मतलब अर्थ में चला जाता है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर अपन गलती से उसको छुएंगे तो अपने को शॉक नहीं लगेगा। तो शॉक से बचने के लिए क्या लगाया जाता है, भू संपर्क, आपका जो भू संपर्क तार है वो लगाया जाता है। उसके बाद विभवांतर, भारत में विद्युत में उदासीन तारों के बीच कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है, याद रखना है ना। ये अलग अलग, अच्छा भारत में क्यों बोल रहा है, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग होता है ना। वेस्टर्न कल्चर में वहाँ 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज ये चलता है, 110 वोल्ट पावर सप्लाई आती है और उसमें उसका आवृत्ति कितना होता है, 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज का मतलब वहां धारा की दिशा कितनी बार बदलती है एक सेकंड में, 60 बार। और ये अपन ये कह सकते हैं वहां का बल्ब एक सेकंड में कितने बार जलता है, पूछता है 120 बार। ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। संयोजन, घरों का संयोजन अपन पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, किसमें करते हैं, समांतर में। और समांतर में क्यों लगाते हैं उसका लॉजिक भी अपन पीछे वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो संपर्क तार मैंने आपको बता दिया, एक धात्विक आवरण वाले उपकरणों को विद्युत आघात से सुरक्षा प्रदान करता है ना, ये हो गया। अतिवारण, ओवरलोडिंग, जब परिपथ में धारा का मान तार की क्षमता से अधिक हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। और इससे बचने के लिए अपन सर्किट में क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, ये भी अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लघु विद्युत एक होता है शॉर्ट सर्किट, जब विद्युत में तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है आपका, शॉर्ट सर्किट। या फिर अपन ये भी कर सकते हैं जब कम समय में बहुत तेजी से धारा प्रवाहित हो तो भी क्या हो जाता है आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इनसे बचने के लिए अपन क्या लगाते हैं, विद्युत फ्यूज। अतिभारण और लघु पतन किससे सुरक्षा के लिए परिपथ के श्रेणी क्रम में क्या लगाया जाता है, आपका क्या लगाया जाता है, विद्युत फ्यूज। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये सिंपल डिस्कस कर चुके हैं अपन पहले। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का विद्युत रोधी आवरण सामान्य किस रंग का होता है, देखो उदासीन तार का, तो अभी अभी अपन देखा उदासीन तार का कैसा था, उदासीन तार का आपका होता है काला। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, काला, ब्लैक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान क्या हो जाता है, अत्यधिक। और अत्यधिक बढ़ने से क्या होता है, वायर जल जाता है और जिससे आग लगने की संभावना रहती है। ये भी अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पर चूंकि आपके ये डोमेस्टिक सर्किट का टॉपिक इस चैप्टर में भी है तो कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पे भी कवर कर रहे हैं। ये आ गया भू संकर जो तार आपका, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, विद्युत परिपथ विद्युत आघात से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, है ना, टू प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए अपन यूज में लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, यदि किसी वर्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना कर दी जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो देखो पहले अपन ने सीधा वायर लिया था, अब अपन एक वायर ले लेते हैं सर्कुलर। तो जैसे मान लो मेरे पास ऐसा कोई सर्कुलर वायर है और इसमें मान लो ऐसे क्लॉकवाइज धारा बह रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है समझने के लिए। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ऐसी होगी ऊपर की तरफ। पर अपने को इतना ध्यान नहीं रखना है, अपने को सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। ये बी होता है ना, बी, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। ये चुंबकीय क्षेत्र, आपको अगेन फॉर्मूला नहीं याद रखना है, फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ आपको भी समझ आ जाएगा। ये आर तो होती है जो आपकी वर्ताकार कुंडली, इसकी त्रिज्या, वर्ताकार कुंडली की होती है त्रिज्या। और एन होती है इसमें फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या होती है, ध्यान रखेंगे। ये आपके क्वेश्चन में छोटा एन दे रखा है या बड़ा एन लिख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। आर त्रिज्या होगी, आई है धारा, आई आपकी धारा। अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या आएगा आपके, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपने बोले कि वर्ताकार कुंडली में धारा बढ़ा दी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, आपका पता है बी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर धारा बढ़ाओगे तो। ऐसे बोले कि आपने त्रिज्या बढ़ा दी, अगर आर को आप बढ़ा दोगे तो फिर आपका बी घट जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा क्योंकि आर नीचे आ रहा है। ऐसे आपसे पूछा कि इसमें पूछ रहा है कि फेरों की संख्या, फेरों की संख्या अगर आप बढ़ाओगे, एन को अगर आप बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी आपका उतने ही गुना बढ़ जाएगा। एन गुना बढ़ाओगे तो एन गुना बढ़ जाएगा, सिंपली याद रखना है। तो तीन चीज याद रखो, धारा के समानुपाती, नंबर ऑफ टर्न या फेरों के समानुपाती और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, ये तीन चीज याद रखें, पूछी जा सकती है। तो यहां से क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा नहीं, एन गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना बढ़ जाएगा, एन, क्योंकि एन की क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती है। तो ये खास बात है, थोड़ा सा याद रखना अपने को। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अस्थायी चुंबक के रूप बनाने में काम लेता है। अस्थायी चुंबक में अपन नरम लोहा यूज करते हैं,
है ना। ये इसलिए क्यों हो जाते हैं, ये बेसिकली आपका लोहा होता है वो कैसा होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है। और चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो कैसे हो जाएं, चुंबकित हो जाएं, मतलब चुंबकित हो जाएं चुंबकित हो जाएं या फिर चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएं, एक ही बात है। तो ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। नरम लोहा इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर उसको देखो नरम लोहा होगा तो क्या होगा, अपने को चूंकि एस टाइप चुंबक बनानी है, कहने का मतलब अपन चाह रहे हैं कि किसी पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो थोड़ी देर के लिए चुंबकित हो जाए और फिर वापस कैसा हो जाए, एच चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाए। ऐसा तभी होगा जब क्या, कौन सा लोहा यूज करें, अपन नरम लोहा यूज करें। अगला क्वेश्चन क्या है, घरेलू परिपथ उपकरणों अति भारण ओवरलोडिंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में अपने क्या था, लास्ट जो चैप्टर अपना जो लास्ट वीडियो क्लास थी उसमें यही क्वेश्चन उल्टा था कि विद्युत फ्यूज का निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म है। तो उसका आंसर था घरेलू उपकरणों को अति भारण से बचाने के लिए। यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, तो ये काम किसका होगा, आपका विद्युत फ्यूज का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे भी आ सकता है घुमा के। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये इतने क्वेश्चन थे अपने आज की क्लास। तो देखो ये अपने आज 22 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कोशिश मैंने ऐसी की है कि चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और ये आपका जो पीडीएफ है या जो आपका कंटेंट आज जो आपने पढ़ा है इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। तो आज की क्लास में तो इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।